कर रही हैं दिल्ली वालों के निर्णय को लेकर के। आखिर दिल्ली चुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आने वाले हैं, रुझान जो है वो अभी तक के जो सामने आए वो आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझा रही है कि बीजेपी 46 सीटों पर है और कांग्रेस अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस अभी भी शून्य पर है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो मुख्यालय है वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली वालों का ये जो निर्णय है इसको लेकर बड़ी खबर भी आपको बता रही है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती की हार हो गई है। मालवीय नगर से ये बड़ी खबर, जहां पर सोमनाथ भारती की हार हुई। राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक की भी। अगर दीपिका जीत की बात करें तो नई दिल्ली की सीट से जो जीत हुई है वो वाकई बहुत बड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस सीट से हारे हैं। तो वाकई ये बड़ी जीत है। हमारे साथ खास मेहमान आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ गए हैं। आलोक जी, सीधा आपके पास आ रही हूं, और क्योंकि जब इतने बड़े नेता की हार होती है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोगों की कितनी नाराजगी है, कितना गुस्सा है और किस तरीके से वो लोग नाखुश थे। और आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं की हार हुई है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी हारे हैं। किस तरीके से संदेश जाता है? आलोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद आलोक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसको जल्दी से दुरुस्त कराइए। लेकिन लगातार हम लोग चर्चा इसी बारे में कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़े झटके की बात है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह की बात है। क्योंकि देखिए 27 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं हटा दिया है। ये बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए समझ में आ रही है। तो चलिए, आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार कोशिश करते हैं उनसे बातचीत हो जाए। आलोक जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल बेहतरीन। जी आलोक जी, देखिए नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल का हारना क्या बड़े संदेश दे रहा है? इतने बड़े नेता हारते हैं तो नाराजगी और जनता का जो नाखुशी है वो सामने आती है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जैसा किया वैसा भरा। दिल्ली की जनता ने न्याय किया। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10-12 सालों से जो झूठ की एक राजनीति बुनी थी, उनको लगता था कुछ पैसा हो और झूठ बोलने की कला हो और जनता को स्वप्न दिखाओ और झूठे स्वप्न दिखाओ और उसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगले 5 साल बाद नया स्वप्न दिखाने लगो और पुराने स्वप्न की बात करो। तो दिल्ली की जनता को, जो भी या देश की किसी भी राज्य की जनता को, अगर कोई नेता बेवकूफ। और चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको दे रही है। दिल्ली से बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार उत्साह। शाम 5 बजे पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और देखिए जिस तरीके से रुझान जो सामने आ रहे हैं दिल्ली को लेकर, उन सबको देखते हुए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो तो उत्साहित हैं ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। शाम 5 बजे वो पहुंचेंगे और साथ ही संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। क्योंकि देखिए कई बड़ी सीट है, हॉट सीट है जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रचार जिस तरीके से किया गया, पीएम मोदी भी पहुंचे थे और आज वो दफ्तर पर पहुंचकर क्या कुछ बड़ा संदेश देते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आलोक जी, आप कह रहे थे कि बड़ा संदेश आम आदमी पार्टी की इस हार में छिपा हुआ है, जरा पूरा कीजिए उसको। देखिए, उसके पहले प्रधानमंत्री जी की बात को पूरा कर दूं। वो दिल्ली बीजेपी की कार्यालय जाएंगे, जैसा आप दिखा रहे हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भारत के प्रधानमंत्री है, वो संदेश बहुत अच्छा देते हैं। ये संदेश ये है कि ये दिल्ली भाजपा का के लिए वो सम्मान है कि अगर, और जबकि नेतृत्व तो प्रधानमंत्री ने किया, पूरी लड़ाई का नेतृत्व इस बार प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर रखा। लेकिन जब सम्मान देने की बात आई तो दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जाकर के दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो 10-12 सालों से मैक्सिमम चुनाव जीत रही है, उसमें कैसे वो संदेशों की राजनीति करते हैं, कैसे यूनिटी व्यक्त करने की बात करते हैं। वो चाहते तो बहुत ग्रैंड दफ्तर में, कार्यालय में इस सेलिब्रेशन को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली बीजेपी जाना बेहतर समझा। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। मैं चुनाव के बहुत 1 मिनट पहले से कह रहा हूँ, नेटवर्क पर मैंने कितने बार कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारने जा रही है। मिनिमम भारतीय जनता पार्टी 40+ सीटें जीतेगी। जब आप फंडामेंटल अपने जो आपकी राजनीति होती है, उस फंडामेंटल राजनीति से आप परिवर्तन करते हैं। नेटवर्क में मैंने कहा था अभी 4-5 दिन पहले कि अगर भारतीय जनता पार्टी 370 के मुद्दे को छोड़ देती, अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ देती, तो देश की जनता बीजेपी को छोड़ देती। अरविंद केजरीवाल ने जो अपने मुद्दे थे, यमुना की सफाई हो, अच्छी रोडें हो, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, वो अपने फंडामेंटल मुद्दे
छोड़ दी, उस पर काम नहीं किया। तो हार का प्रमुख कारण अपने नीतिगत मुद्दों को छोड़ देना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई मुद्दे हैं जो इन पार्टियों ने उठाए इस चुनाव के दौरान। ये चुनाव भी काफी अलग ही मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दिया और 5 तारीख से लेकर आज के दिन तक भी कई तरह की चीजें हैं जो हम सब ने देखी, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे में जो रुझान बता रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना एक ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मानी जा सकती है। तो क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो डबल इंजन की सरकार से तस्वीर किस तरीके से बदलती हुई दिखाई देगी दिल्ली की? मानना है कि दिल्ली शीला दीक्षित के बाद 10 साल से 12 साल से पीछे चल, दुनिया की जैसे कैपिटल्स होती है उस तरह की कैपिटल का डेवलपमेंट भारत में नहीं हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने, देखिए राजनीति में 3 तरीके से काम करना चाहिए। एक जो सोशल वेलफेयर की नीतियां है, एक शॉर्ट टर्म नीतियां, एक लॉन्ग टर्म नीतियां। देश की कैपिटल अगर लॉन्ग टर्म नीतियों का निर्माण नहीं करेगी तो अगले आने वाले 10 सालों में दिल्ली कैसी होनी चाहिए, अगले आने वाले 20 सालों में दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उसमें तो अरविंद काम ही नहीं किया। दिल्ली को सड़ जाने दिया। यानी अब भारतीय जनता पार्टी को अगले 10 से 15 सालों के काम को भी करना पड़ेगा और पिछले 10 सालों में जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बना दिया, उस नर्क की भी सफाई करनी पड़ेगी। अभी कुछ बीच में मेरे पास थोड़ा समय था तो 2-3 लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो 10 साल में बेहतर काम नहीं कर पाई उसको कैसे काम करेगी, क्योंकि उसके पास काम करने का बोझ बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अब जो बड़े वादे किए गए हैं उन पर आगे क्या रिएक्शंस मिलते हैं, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और भी खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, महेश वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। महेश जी बहुत स्वागत आपका भी। प्रशांत श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत महेश जी आपके पास आती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा जीत गए हैं। जंगपुरा की सीट पर भी जिस तरीके से फतेह हासिल हुई है आप लोग के लिए बड़ी जीत है, लेकिन आगे चुनौतियां भी उतनी ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो प्रयास रहा और पूरी दिल्ली की जनता ने और हमारे कार्यकर्ता और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक आपदा मुक्त जो एक दिल्ली का एक उनकी हसरत थी, जो उनकी सोच थी, वो विचार थी, वो कहीं जमीन पे उतरा और एक कट्टर बेईमान जो है हार गया दिल्ली में। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था वो आज कट्टर बेईमान जो है वो उसकी जो है उसका कहीं अंत हुआ। एक राजनीतिक राक्षस के रूप में जो एक व्यक्ति जो है कहीं अपने आप को परिवर्तित कर लिया था जी। उसकी हार जो है निश्चित रूप से लोकतंत्र को कहीं मजबूत करेगा। हमारी जो एक लोग जो है जिस विश्वास पे जहीं राजनेताओं पे विशेषकर मैं समझता हूँ जो राजनेता है हमारे उनके ऊपर जो एक विश्वास धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की वजह से जो कमजोर होती जा रही थी, जो राजनीति को एक सेवा का माध्यम हम समझते थे, इसको इस व्यक्ति ने मेवा का माध्यम बना लिया था। ये उस व्यक्ति को एक करारा जवाब दिया है। जनता जो है लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि है। अरविंद केजरीवाल जो कभी एक कहता था कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, ऑफिशियल ये बयान है। आज उस राजा का कहीं अहंकार टूटा है। वो व्यक्ति जो कोरोना काल में दारू एक के ऊपर एक फ्री में बेचता हो, वो सिर्फ इसलिए बेचता हो कि भाई कहीं उसको जनता ने प्रचंड बहुमत से कहीं सरकार चलाने का जनादेश दिया था और उसका वो मजाक उड़ा रहा था। लोग मर रहे थे, वो व्यक्ति जो है वो रोम का नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा था। शीश महल जो आदमी ये कहता था कि मैं अपनी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी मतलब एक कमरे के में रहूंगा, कभी लाल बत्ती की गाड़ी यूज नहीं करूंगा, वो व्यक्ति जो है लगातार झूठ और फ्रेब के जरिए आप देखिए 225 करोड़ का शीश महल तैयार किया जहां पे वो रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा तमाचा 2 चीजों का लगा। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को ये कहते हुए ये नसीहत और फजीयत देते हुए कि आप जो है ठीक है, आपको जनता ने अगर कहीं वोट दिया है आप प्रतिनिधि बने रहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए ना आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे, ना मुख्यमंत्री के तौर पे साइन करेंगे, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। देश में कभी भी एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का प्रतिबंध कभी नहीं लगा। जनता जो है इसने ये समझ लिया कि जनता तो गूंगी और बहरी है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए महेश वर्मा जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं चुनौतियां तो आप लोगों के सामने भी बहुत सी होंगी,
कि जनता की जो अपेक्षाएं लोकसभा आप लोगों से, चुनाव जो में, मेरी चुनावी बात वादे खत्म हो आप जाने लोगों ने दीजिए। किया, आखिर उनको मैं किस सिर्फ- तरीके से आप पूरा मैं करते हैं? 2 सेकंड ठीक है लूंगा। महेश जी, 2 जी सेकंड लूंगा। जी। ये व्यक्ति को उसी दिन राजनीति से अपने आप को कहीं, अगर इसमें थोड़ा सा भी जमीर होता ना, तो ये व्यक्ति उसी दिन राजनीति से अपने आप को कहीं अलहदा कर लेता, जब लोकसभा चुनाव में ये छाती ठोक के ये कह रहा था कि भाई अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे मत देना। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों जो है बुरी तरह से मात खाई लोकसभा चुनाव में, और हम प्रचंड ठीक है, बहुमत देखिए के साथ प्रशांत जी जीते, से जवाब ले और लेते हैं। हमारा प्रशांत 52 जी लगातार हमारे विधानसभाओं साथ में बने तब भी हैं। हमने जीत हासिल करी थी, और आज की जीत उस परिस्थिति में है जब ये आदमी अपनी झूठ से, फरेब से, मक्कारी से और ये भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का जो आज सपना जो है कहीं। ठीक है महेश जी, प्रशांत जी लगातार बने। प्रशांत जी देखिए, कई आरोप महेश जी ने लगा दिए हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई बातें कहते हुए नजर आए। ठीक है महेश जी, ठीक है। प्रशांत जी इन सभी बातों का जवाब दीजिएगा। साथ ही देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो नई दिल्ली की सीट और जंगपुरा सीट, आप दोनों ही सीटों पर हार चुके हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ने अपना जो निर्णय दिया है हम उसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। और दिल्ली की जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता है। हम दिल्ली की जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी मशीनरी के आगे हमने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, अब उनके आगे घुटने नहीं टेक, और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये अभी अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, और हम मजबूती से दिल्ली की जनता के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और उनकी आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आपके पास आएंगे प्रशांत जी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अन्ना हजारे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अपने दर्शकों को जरा वो सुनवा देते हैं। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया, और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा। तो देखिए किस तरीके से अन्ना हजारे लगातार शराब का वो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है आम आदमी पार्टी, और ये मानना पड़ेगा। प्रशांत जी, इस पर भी आपसे सवाल लेती हूँ, क्या अपने गुरु की बात ना मानना भी आप लोग को भारी पड़ा है, ऐसा लगता है आप लोग को? क्योंकि अब हार पर मंथन करने का वक्त शुरू हो चुका है आप लोग के लिए। नहीं, देखिए गुरु की बात नहीं है। देश लोकतंत्र में जो मैंने आपको बताया कि जनता जनार्दन मालिक होती है, और जनता ने अपना मत दिया है, हम इसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमारी प्राथमिकता शुरू से ही दिल्ली की जनता की सेवा करना रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामने हमने घुटने नहीं टेका, हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है। और आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो भाजपा से निरंतर लड़ाई लड़ती रही है और मजबूती से लड़ाई लड़ती रही है। इनकी बड़ी बड़ी मशीनरी के सामने हमने घुटने नहीं टेके हैं, मजबूती से हमने चुनाव लड़ा है। और लोकतंत्र में जनता जो मत देती है उसे स्वीकार करते हैं हम, और भाजपा के साथियों को बधाई भी है। इन्होंने बड़े बड़े वादे तो कर दिए हैं, अब देखते हैं कि उस पर कितना ये खरे उतर पाते हैं। बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए अभी नतीजों पर सबकी नजर है कि किस तरीके से जो नतीजे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर वो सामने होंगे। आलोक जी, देखिए लगातार अगर बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की करें, ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला हम सब यहाँ पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये मुकाबला है, लेकिन क्या सच में ये मुकाबला त्रिकोणीय था? क्योंकि देखिए कांग्रेस शून्य पे है, एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं यही दिखाया गया था, और आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी यही दिखा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को किस तरीके से मंथन करने की जरूरत है? क्या कुछ रणनीतियां हैं जिसमें बदलाव की कांग्रेस को जरूरत है? एडवर्ड टेन ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का पहला ऑब्जेक्टिव है 10% वोट प्राप्त करना। जिस तरह से वो पिछले 10-12 सालों में बीजेपी जीत ना जाए कहीं,
इसलिए कांग्रेस ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया। कोई उम्मीद करेगा कि कांग्रेस की दुर्गति तब हुई जब 3 बार उनका मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद कांग्रेस की ये हालत है। तो कांग्रेस उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। हाँ, ये पहले दिन से पता था कि ये बहुकोणीय त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। बस ये लग रहा था कि कांग्रेस अगर अच्छा लड़ती है थोड़ा भी, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब अगर कांग्रेस का 6.13% के आसपास वोट है, अगर ये वोट का 4% कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मिल जाता, और तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, 1-2% बीजेपी को भी चला जाता। क्यों? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 3-3.25% का ही मत का अंतर है। तो इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो संभव था, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, तब उस बीजेपी की दूसरी रणनीति होती है और उसका रिजल्ट ऐसा ही आता। लेकिन कम से कम अभी सरलीकरण करके कहने में आता है कि अगर ये दोनों मिलकर लड़ते तो कम से कम 22 की दुर्गति ना होती। बिल्कुल, और तस्वीर शायद तब कुछ अलग होती है अगर ये गठबंधन जो है दिल्ली में बना रहता। बिल्कुल, ये बात आपने सटीक उठाई है। महेश जी, आपके पास आ रही हूँ। कहीं ना कहीं इसका फायदा लेकिन आप लोग को हो गया है, तो आप लोग की तो बल्ले बल्ले है दिल्ली में, क्योंकि 27 साल का सूखा अब दूर होता हुआ आप लोग का नजर आ रहा है। देखिए, हमने जद्दोजहद तो करी, दिल्ली हमारा गढ़ रहा है जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का 1954 से लेके, और हमने पहली सरकार जो है दिल्ली में बनाने में हम सफल रहे 1967 में। और उस समय विजय कुमार मल्होत्रा जी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो अभी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बने। सवाल यह है कि ऐसे में दिल्ली में लगातार एक जो वैमनस्य और जैसे एक संवेदनहीन संवेदना जहां पे बची नहीं थी, शून्य में चली गई थी, ऐसी सरकार जब स्थापित हो तो आदमी को लगता है कि राजनीति, लोकतंत्र और जनता का एक जो विश्वास है उसके साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है सिर्फ अपने छल कपट फ्रेब से, आप देखिए उनके जितने भी साथी थे आम आदमी पार्टी के, वो एक एक करके अरविंद केजरीवाल के जो कुकृत्य थे, या कह लीजिए उनकी काली करतूत थी, या कह लीजिए उनका जो अति महत्वाकांक्षा था राजनीति को लेकर, अधिक पैसे कमाने की एक जो सोच थी, उसके वजह से उन्होंने बहुत लोगों को अपने से दूर किया और कुछ लोग अपने आप दूर हो गए। और उसमें से बहुत लोगों ने तो इतना तक कहा कि साहब ये व्यक्ति तो सत्ता और सत्ता के लिए जो है ये किसी भी मतलब किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। उसमें एक बात ये भी आई कि भाई ये पंजाब में एक सेपरेट पंजाब बना के और उसका प्रधानमंत्री बनने की भी जो है इनकी महत्वाकांक्षा है, और ये किसी और ने नहीं खुलासा किया, ये कुमार विश्वास का कहना था जो पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे। आप आनंद कुमार का ले लीजिए, जोगेंद्र यादव को ले लीजिए, आशुतोष को ले लीजिए, इनके संगी साथी जितने थे, एडमिरल नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ उसके बाद कई बड़े बड़े नेताओं ने अपनी राह अलग कर ली थी, और ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी खुलकर इस पर बोला नहीं। प्रशांत जी, मैं चाहूंगी कि आज आप इस पर बोले कि बड़े बड़े नेताओं ने आपका साथ छोड़ा, अन्ना हजारे ने आप लोग को बार बार समझाया, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी, या क्या नीति आप लोग फॉलो कर रहे थे जो आप लोगों ने इन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया? देखिए, जनता की मुद्दा हमारी प्राथमिकता थी, और जब परिवार बड़ा होता है तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोई नाराज होते हैं, कोई खुश होते हैं, तो ये सारी पार्टियों में होता है। तो राजनीतिक पार्टी जैसे हमारी बड़ी हुई, परिवार हमारा बड़ा हुआ, कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग साथ हुए, वो उनकी व्यक्तिगत जो थी वो विचारधारा थी, परंतु हम हमेशा जनता के मूलभूत मुद्दों पे चुनाव लड़े। जो उनके मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों को हमने राजनीति में केंद्र लाकर चुनाव लड़ा। और आम आदमी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने राजनीति में जनता के मूलभूत मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाया। यहाँ धर्म का कार्ड नहीं चला, जात का कार्ड नहीं चलता था, और भारतीय जनता पार्टी को भी जनता के मूलभूत मुद्दों पर आकर चुनाव की बात करने के लिए मजबूर किया। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक बहुत बड़ी जीत है। और इनके बड़े तंत्र के सामने इन्होंने सारे सांसद उतार दिए, मुख्यमंत्री उतार दिए, बड़ी बड़ी एजेंसियां इनके साथ है, सारे लोग, सारे बड़ी तंत्र इनके साथ है। और इतने बड़े तंत्र के साथ भी
हम मजबूती से इनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं और हम जनता के मुद्दों को निरंतर उठाते रहे हैं। ठीक है। और आगे भी हम जनता के मुद्दों को निरंतर उठाते रहेंगे और जनता का मुद्दा ही हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की जनता की सेवा निरंतर जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। हार और जीत राजनीति में होते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए हार और जीत राजनीति में होती रहती है। हालांकि जो नतीजे हैं वो अब से कुछ ही देर बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे कि आखिर कौन दिल्ली में अपनी सरकार बना रहा है। आलोक जी, आपके पास में आते हैं क्योंकि देखिए फैक्टर्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो कौन से फैक्टर्स वो आपको लगते हैं जो जनता को प्रभावित करते हुए नजर आए? और आम आदमी पार्टी को जो इतनी कम सीटें मिली है, जिसकी अपेक्षा भी वो शायद नहीं कर रहे थे, ऐसे में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इतनी कम सीटें दिलाते हुए नजर आए हैं? देखिए, मैं पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूँ। उस बार भी रह गया, ये बार बार कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े तंत्र के सामने हम टिके रहे। ये दिल्ली की जनता है। जब आपके पास कोई तंत्र नहीं था 2015 में, तब आपको 67 सीटें दी था दिल्ली की जनता ने और 3 बीजेपी को। फिर 2020 में आपको 62 सीटें दिया, 8 बीजेपी को। वही तंत्र बीजेपी का। इसलिए तंत्र की बात को लेकर के अपनी फेलियर को छुपाने की कोशिश मत करिए। तंत्र वही था भारतीय जनता पार्टी के पास 15 में भी, 20 में भी और 25 में भी। और अगर आप 25 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 303 लोकसभा की तुलना में 240 में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तंत्र कमजोर ही हुआ है अगर हम सीटों की संख्या से देखें। तो इसलिए तंत्र की बात करना अपनी राजनीतिक जो चूक है आम आदमी पार्टी से, जिसमें हम फिर कह रहे हैं कोई भी राजनीतिक दल जिन मुद्दों को लेकर जन्म लेता, अगर उन मुद्दों के साथ ईमानदार नहीं रहता है, उन वैल्यूज के साथ ईमानदार नहीं रहता, तो देश की जनता उसे सबक सिखाती है। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बेहतरीन सबक सिखाया है और मुझे उम्मीद है कि वो सबक सीखेंगे। उन्हें नई तरह के मुद्दों की तलाश करनी पड़ेगी, नई तरह की राजनीति की तलाश करनी होगी, वरना ऐसा न हो कि जो असम में एक पार्टी नई बनी थी, असम गण परिषद, उसकी स्थिति हो जाए और अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल बन जाए। बिल्कुल आलोक जी, देखिए आज मुझे वो बयान याद आ रहा है पीएम मोदी का, जब वो दिल्ली में प्रचार कर गए तो उन्होंने कहा, जब जहर का मुद्दा चल रहा था यमुना में मिलाने का, तब उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वालों की लुटिया जो है इसी यमुना में डूबेगी। तो क्या आपको लगता है कि यमुना का ये मुद्दा या फिर जो पानी का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता पे रहा है वोटर्स के लिए? देखिए, इसमें 2 बातें आ गई। पहला, अरविंद केजरीवाल का फंडामेंटल मुद्दा था, इसीलिए जन्म लिया था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था यमुना को साफ करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, उसको करंट से जोड़ा केजरीवाल ने, उन्होंने जो आरोप लगाने की राजनीति की कि अब हम तो साफ नहीं कर पाए, यमुना बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो क्यों ना हरियाणा के ऊपर थोप दिया जाए। ये काम जो पाकिस्तान करता है युद्ध के समय में कि जहर मिला दिया जाए, अरविंद केजरीवाल ने 2 राज्यों के बीच में के लोगों को लड़ाने की कोशिश। इतना घटिया वक्तव्य था अरविंद केजरीवाल का, इतना मतलब मैं कहता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान था। मेरे मन में शब्द तो और गड़बड़ आ रहा, लेकिन क्योंकि वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, मुझे सम्मान करना पड़ेगा। भारत की राजनीति में 2 राज्यों के बीच में वैमनस्य फैलाने वाला इससे खराब बयान मैंने कभी नहीं देखा। और दिल्ली की जनता ने उस बयान के लिए, यमुना माँ को गंदा रखने के लिए, यमुना के ऊपर हरियाणा को अपमानित करने के लिए, हरियाणा की सरकार को अपमानित करने का दंड अरविंद केजरीवाल को हार के रूप में चुकाना पड़ा है, स्वयं की हार के रूप। ठीक है महेश वर्मा जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे दिल्ली में, तो वो कहते हुए नजर आ रहे कि जो भी वादे हमने किए हैं, जो भी गारंटी हमने दी है, वो सभी गारंटी, सभी वादों को हम पूरा करेंगे। तो क्या लगता है अब जो अपेक्षा है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की, वो कितनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी दिल्ली का जो चुनाव लड़ा गया वो 10,000 करोड़ का लोन लेके लड़ा गया। आपको सुन के सरप्राइज होगा, आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि दिल्ली की आर्थिक बदहाली का ये आलम है कि 2017 से दिल्ली सरकार ने जो है किसी प्रकार से किसी भी मद में, या वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, जमुना का हो, पोल्यूशन का हो, सड़क का हो, स्कूल का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी मद में कोई भी पैसा केंद्र सरकार से ना मांगती है ना प्रस्तावित करती है। 1 करोड़ का प्रस्ताव इस बार के बजट में दिल्ली सरकार ने भेजा था। एक चुनी हुई सरकार का ये ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि वो कम से कम अपनी राज्य सरकार के
अपने राज्य के हित में, जनता के हित में वो कम से कम प्रस्ताव भेजे केंद्र को, केंद्र क्या अलॉट करता है, क्या आवंटित करता है। लेकिन वो अधिकार क्यों नहीं था, उसका एक कारण था। उसका कारण ये था कि 2017 में जो केंद्र सरकार से पैसा लिया गया, उस एक फुट्टी कौड़ी का हिसाब जो है, यानी उसका ऑडिट नहीं हुआ। एक फुट्टी कौड़ी का हिसाब जो है केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए उसका नहीं दिया गया। यानी वो सारे पैसे जो है लगभग वो 32,000 करोड़ रुपए थे जो कि गायब कर दिए गए, जिसका अता पता नहीं चला। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि एक तो लोगों से हमने जो वायदा किया है, अपनी बहन बेटियों को जो हमें सम्मान के साथ हमने कहा था कि सरकार आने दीजिए, हम ये जरूर आपके साथ करेंगे, आपको स्वावलंबी बनाएंगे। स्वावलंबन की दृष्टि से अपनी बहन बेटियों को जो हमें करना है वो हम जरूर करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर डकैती यहां डाली जा रही थी, वो जितने भी इसमें लोग शामिल थे उन सबको हथकड़ी डाल के जेल में भेजने की जिम्मेवारी ये नई सरकार की होगी, ताकि ये दरिंदगी। आपने अपनी प्राथमिकताएं बता दी कि ये जो कूड़ा है, ये जो कूड़े का पहाड़ है, वो भी हटाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और किस तरीके से उसको आप लोग हटाने में मदद करते हैं, क्या समन्वय रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। लौटूंगी आपके पास भी और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली में बीजेपी रुझानों और अब तक आए नतीजों में बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया से खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आपको वो सुनवाते हैं। दिल्ली की जनता का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मोदी जी की गारंटी पे दिल्ली की जनता का विश्वास है। मोदी जी के दिल में दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता के दिल में मोदी जी है। और अरविंद केजरीवाल पाखंडी, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, उनके राजनीतिक सफर का यहाँ पे समापन हो चुका है। सर, आपदा की विदाई जैसे आपने पहले भी कहा था, उसको कैसे? देखिए, मैं पुनः कहूंगा, दिल्ली डिजर्व बेटर। आज जो भाजपा की जीत हुई है, जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा वो ईमानदार होगा, दिल्ली की जनता की सेवा करेगा और दिल्ली को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ये हमें यकीन है, दिल्ली की जनता को यकीन है। केजरीवाल जी को नकार दिया। अरे आप ये बताइए, मरे हुए को क्या मारना है? राजनीतिक तौर पे तो जो पतन अरविंद केजरीवाल का हुआ है, हम सब ने देखा है। जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। जो वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करने आए थे वो शीश महल में जकूजी में बैठ के मिनी बार में दारू बाय वन गेट वन फ्री कर रहे थे। कोविड की महामारी में जनता को जरूरत थी टीकों की, जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, बेड ऑक्सीजन। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, मेरे मित्रों आओ शराब का हम लोग नीति बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रह के राजनीति करने का कोई हक नहीं है। शुक्रिया। गौरव भाटिया जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को नकार दिया है, ये एक बड़ी बात है। और मोदी जी जिस तरह यहाँ MMY फैक्टर लेकर आए और जिस तरह जनता का विश्वास उन्होंने जीता और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, और भाजपा की % जीत जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं रुझानों में। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन सोनू के साथ।